नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई हैं, उनका आने का क्रम, उनकी कोठी लगाने का क्रम, उनका उद्देश्य और किस कारण धीरे धीरे करते हुए अंग्रेज भारत में स्थापित होते चले गए, सब पे चर्चा करेंगे। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपीय को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? अर्थात जितनी भी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो उन्हें किस वस्तु ने प्रोत्साहित किया था? तो इसका आंसर आपका मसालों ने। जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई थी, उन्हें सबको प्रोत्साहित किया था मसालों ने। लेकिन आपको जो याद रखना है कि भारत कितनी कंपनी आई थी? 6 कंपनी आई थी। क्लियर है? उसमें से ऐसी कौन सी कंपनी थी जो भारत मसालों के लिए नहीं आई थी? तो वो याद रखना, डच। डच एक ऐसी कंपनी थी जो भारत मसालों के लिए नहीं आई थी। तो ये भारत किस चीज का व्यापार करते थे? तो ये याद रखना, भारत सूती वस्त्र, उसके बाद नील, नील के बाद सोरा, सोरा के बाद अफीम। तो डच भारत में ये व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, नील, सोरा और अफीम का व्यापार कौन करते थे? तो डच करते थे। और ये याद रखना कि भारत में डचों ने ही पहली पूंजी कंपनी स्थापित की थी। भारत में पहली पूंजी कंपनी किनके द्वारा लगाई गई थी? डचों के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद याद रखना कि डच एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने भारत के साथ मसालों का व्यापार नहीं किया था। तो किस चीज का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, नील की खेती, सोरा और अफीम। और अफीम के लिए उस समय कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो क्षेत्र का नाम याद रखना, बिहार और बंगाल उस समय अफीम के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। पुर्तगाल के बाद जो भारत आए, अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, डच के बाद भारत आए कौन? तो याद रखना, डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांस और सबसे लास्ट में स्वीडिश। क्लियर है? तो भारत कितनी टोटल यूरोप की कंपनी आई थी? तो कहना 6 कंपनी आई थी। क्रम दिया गया है 6 का, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश। अगर पूछा जाए पुर्तगाली भारत कब आए, तो याद रखना पुर्तगाली भारत सबसे पहले आए थे 1498। अंग्रेज आएंगे 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और डेनिश 1731 आए थे। तो इन कंपनियों के आगमन का जो सन दिए गए हैं, इन्हें याद रखना, एग्जाम में आते हैं, याद रखना, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की थी। अगर पूछा जाए कब स्थापित की थी, तो कहना 1503 में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूली पट्टनम में स्थापित की थी। तो अंग्रेजों की पहली कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1611 में। उसके बाद डचों की जो पहली कोठी थी, ये भी मसूली पट्टनम में ही लगाई गई थी। अगर पूछा जाए कब लगाई गई थी, 1605 में स्थापित की गई थी। उसके बाद डेनिशों की जो पहली कोठी स्थापित की गई थी, ये की गई थी ट्रेवनकोर, तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। अगर पूछा जाए कब की गई थी, तो कहना 1620 में स्थापित की गई थी। फ्रांस की जो सबसे पहली कोठी स्थापित की गई थी, 1668 में की गई थी, और ये की गई थी आपकी सूरत में। स्वीडिश भारत आए और चले गए। तो ये इनकी कंपनी है और इनके द्वारा की गई ये कोठी स्थापित की गई है। किसकी कोठी कहाँ स्थापित की गई थी, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे अलग जो क्वेश्चन बने हैं, अगर ये पूछा जाए पुर्तगालियों की दूसरी कोठी कहाँ थी, तो याद रखना कुन्नूर में दूसरी कोठी स्थापित की गई थी 1505 में। तो पुर्तगालियों की पहली कोठी कोची, दूसरी कुन्नूर में। अगर पूछा जाए अंग्रेजों की जो कोठी स्थापित की गई थी,
अगर पहली पूछी जाए तो कहना मसूलीपट्टनम, और अगर दूसरी अंग्रेजों की कोठी पूछी जाए तो कहना सूरत में स्थापित की गई थी 1613 में। अब आप एक बात समझिए जो आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखो, अंग्रेजों की पहली कोठी खोलने की जो अनुमति देता है तो वो देता है आपका जहांगीर, और जहांगीर खोलने की अनुमति देता है सूरत अर्थात पश्चिमी तट पर। लेकिन बाद में जहांगीर को पता चलता है कि सूरत में तो मुगलों का सैन्य अड्डा है, तो वो सूरत से इनकी कोठी पर प्रतिबंध लगा देता है और इनसे कहता है अंग्रेजों से कि आप जाओ और आप पूरब की तरफ व्यापार कर लो। तो अंग्रेज आते हैं और पूर्वी तट पर कहा मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित कर देते हैं 1611 में। लेकिन ये जो 1611 में कोठी थी ये एक अस्थायी कोठी थी, ये स्थायी नहीं है। अगर पूछा जाए अंग्रेजों की स्थायी कोठी तो कहना ये सूरत में ही है, और अगर पूछा जाए अनुमति सबसे पहले कहाँ के लिए मिली थी तो वो भी सूरत के ही लिए मिली थी। लेकिन जहांगीर बाद में प्रतिबंध लगा देता है, सूरत नहीं लगा पाते तो ये मसूलीपट्टनम लगाते हैं। तो मसूलीपट्टनम में लगा दी गई 1611 पहली कोठी। उसके बाद अगर पूछा जाए दूसरी कोठी तो सूरत में। अब इन दोनों में स्थायी और अस्थायी पूछी जाए तो क्या अस्थायी तो कहना मसूलीपट्टनम, स्थायी तो सूरत। अनुमति कहाँ के लिए मिली थी? सूरत के लिए मिली थी। किस राजा ने अनुमति दी थी? तो राजा का नाम याद रखना, जहांगीर द्वारा दी गई है। जबकि अगर ये पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उस समय भारत का राजा कौन था, तो ये अकबर था। सही है। किस कंपनी के समय कौन सा राजा है ये आगे आगे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे। जितना इतना दिया आप इतना पढ़ो विस्तार पूर्वक, क्लियर चीजें। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। यूरोप से भारत आने के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की है, अर्थात भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? समुद्री मार्ग की खोज करने वाला सभी को पता है, वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आने वाला भारत पहला व्यक्ति है। अगर ये पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था तो सभी को पता है वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। उस सब महत्वपूर्ण जो चीजें हैं आपको याद रखनी है कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था, तो याद रखना गैब्रियल हो या गैब्रियल है। तो वास्को डी गामा गैब्रियल या गैब्रियल जहाज से आया था। अगर पूछा जाए वास्को डी गामा को पुर्तगाल के किस राजा ने भेजा था तो राजा का नाम याद रखना, प्रिंस हेनरिक उस समय पुर्तगाल के राजा थे। उसके बाद इससे अलग जो आपको याद रखना कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो कहना 3 बार। पहले 1498, उसके बाद 1502 और लास्ट में आएगा 1524 में, और इसे अंत में कोच्चि में दफना दिया जाएगा। तो पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की समाधि कहाँ स्थित है, कहना केरल, और केरल के कहाँ? कोच्चि में। कितनी बार आया? 3 बार। किस जहाज से आया, किस राजा ने भेजा? वास्को डी गामा के बारे में याद रखना, समुद्री मार्ग की खोज करने वाला ये व्यक्ति है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत किस स्थान पर आया था? बिल्कुल बेसिक है, सदाबहार क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस तट पर आया था, तो कहना कालीकट तट। अगर पूछा है कालीकट तट का अन्य नाम तो याद रखना कोझिकोड ही कालीकट का अन्य नाम है। और पूछा जाए किस स्थान पर उतरा था वास्को डी गामा, जो एग्जैक्ट पॉइंट था, तो याद रखना कप्पक डाबू बंदरगाह था, जिस बंदरगाह पर वास्को डी गामा सर्वप्रथम आया था, कालीकट पर। और कालीकट पर जब वास्को डी गामा आता है तो उस समय कालीकट का राजा जो था उसका नाम याद रखना, जैमोरिन यहाँ का राजा था। और वास्को डी गामा की सहायता करने वाले नाविक का नाम, जो इसे रास्ता बताता है, उसका नाम अब्दुल मानिक या अब्दुल माजिद था। क्लियर है। ये वास्को डी गामा से क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना कि वास्को डी गामा कौन से तट पर आया था, कालीकट। कालीकट का अन्य नाम कोझिकोड, यहीं पे एक बंदरगाह था कप्पक डाबू, और इसकी जो खातिरदारी करता है राजा कौन था, हिंदू शासक था जैमोरिन। और किस नाविक की सहायता से भारत आया था, अब्दुल मानिक की सहायता से भारत आया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अमेरिकी खोज करने वाला कोलंबस जो नाविक था किस देश का था, या कोलंबस किस देश का था, तो कोलंबस स्पेन का था, याद रखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोलंबस के बारे में जो आपको याद रखना है महत्वपूर्ण चीज कि कोलंबस किस जहाज से आया था, तो जहाज का नाम याद रखना सेंटा मारियो जहाज से।
जबकि वास्को डी गामा गैब्रियल जहाज से आया और कोलंबस सेंटा मारियो जहाज से आया। कोलंबस ने 1492 में यूएसए की खोज की है। तो अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस द्वारा की गई है। जबकि कोलंबस किसकी खोज में आया था? तो कहना पूर्वी देशों की खोज में आया था, अर्थात भारत के लिए खोज में आया था। और ये आना था इसे पूरब की साइड, लेकिन ये चला कहाँ गया? ये पश्चिम चला गया। और जब ये यहाँ पहुंच जाता है पश्चिम दिशा में, जबकि इसे आना इधर था पूरब दिशा में, तो ये कहता है कि जहां मैं पहुंचा हूं पश्चिम दिशा में, यही भारत है। अर्थात कोलंबस ने भारत की जो स्थिति बताई है ग्लोब पर, वो क्या बताई है? पश्चिम दिशा। जबकि हम कहाँ हैं? तो याद रखना उत्तर पूरब की दिशा में थे हम। तो वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने हमारी जो स्थिति बताई है क्या बताई है? पश्चिम बताई है। सही है। और यहाँ पर इसने खोज की, वहां के व्यक्ति थे गोल गोल लाल लाल, तो इसने वहां के व्यक्तियों को बोला रेड इंडियन। तो इसी कारण क्वेश्चन बनता है कि रेड इंडियन जाति कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में। किसने नाम रखा था रेड इंडियन? कोलंबस ने। और भारत की स्थिति क्या बताई है? पश्चिम। सही है। किस जहाज से आया था? ये भी चीजें याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए। आगे देखो, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल धूल उड़ा दो। वास्को डी गामा जब भारत कालीकट पर आया था तो इसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्वागत किया गया था, वहां का राजा हिंदू शासक था, जैमोरिन था। तो जैमोरिन इसका स्वागत करता है और वास्को डी गामा यहाँ से एक मिर्च ले जाता है, काली मिर्च, और वहां पर अपना यूरोप में जाकर बेच देता है, जिससे इसे 60 गुना फायदा होता है। और फिर यूरोप के व्यापार में आपकी क्रांति आ जाती है। सभी यूरोपीय कंपनी भारत आने के लिए उत्साहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और बाद में आता है वास्को डी गामा, जब दोबारा आता है 1502 में, फिर इस जैमोरिन को मार देता है, बुरी तरह से मार देता है। लेकिन जैमोरिन कहता है पिछली बार तो हमने स्वागत किया था आपका, तो ये कहता है वास्को डी गामा इस बार हम कर देते हैं आपका स्वागत। उसके बाद देखो नेक्स्ट, लो वास्को डी गामा दोबारा कब आया था? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है ना, आप एक बार सही से अगर आप पढ़ते चलोगे ना, सुनते चलोगे, तो भी आप क्वेश्चनों की धूल उड़ाता चलेगा। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? तो कहना 1502। अगर आए तीसरी बार कब आया? तो कहना 1524 में आया था। टोटल 3 बार आया। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अरे बाबू आप पहले नहीं, हम दूसरी कोठी ही बता देंगे। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? कहना कोची। कब की थी? 1503। अगर पूछे पुर्तगालियों की दूसरी कोठी तो कहाँ थी? कुन्नूर में स्थापित की गई थी। कब? 1505। ठीक है। उसके बाद एक आगे पढ़ेंगे हम कि पुर्तगाली पूर्वी तट पर अपनी चोरी करने के लिए कोठी बनाएंगे। चोरी करने का, चोरी का माल रखते थे हुगली में। तो याद रखना कि पुर्तगाली चोरी के लिए अपनी कौन सी कोठी बनाते हैं? तो बताते हैं हुगली कोठी बनाते हैं। बाद में इसे जहांगीर ने भगा देता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर, बहुत इंपोर्टेंट है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर पूछ लिया गया है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। एक तो आप याद रखना 1505 में पुर्तगाली पहला गवर्नर बनेंगे। तो गवर्नर की प्रथा कब आएगी? 1505 में। लेकिन पूछा क्या है? पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा। अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और ये पहला व्यक्ति होगा जो पूरे कोच्चि की किलेबंदी कर देगा। तो कोच्चि की किलेबंदी करने वाला वो भी ये हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा। और ये जाना जाता है नीले पानी की व्यवस्था के लिए। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, तो आगे पढ़ेंगे वास्तविक कौन था? अल्बुकर्क। लेकिन यहां दिया गया था पहला, तो पहला हमने पढ़ लिया। अल्मेड़ा कब बना? 1505 में। और कब तक? 1510 तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति के लिए कौन सा गवर्नर जाना जाता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात समुद्र में सैन्य अड्डे, अर्थात हिंद महासागर में सैन्य अड्डे। और ये नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा द्वारा चलाई गई थी। और इसी ने कोच्चि या केरल की किलेबंदी की थी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? या ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति क्या थी? तो ये थी हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, और हिंद महासागर में कोई भी अन्य विदेशी कंपनी आती है तो उन पर कर थोप देना। तो यही क्या थी आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। और किसके द्वारा चलाई गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा द्वारा। अगर पूछा जाए हिंद महासागर का प्राचीन नाम बताओ? रत्नाकर हिंद महासागर का प्राचीन नाम है।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप बताना, आपको ये बताना है कि हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम, कमेंट में बताना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना ने अल्मेड़ा को पराजित किया था? मिस्र, तुर्की और गुजरात, क्योंकि ये अपने नीले पानी की नीति के लिए जाने जाते थे, समुद्र में सैन्य अड्डे, ये किसी को व्यापार नहीं करने देते थे, पुर्तगाली परेशान करते थे, तो ये तीनों संयुक्त सेना ने हराया था। तो याद रखना, अल्मेड़ा की सेना को किस युद्ध में हराया था? तो युद्ध का नाम याद रखना, चोल का युद्ध। अगर ये पूछा जाए कब हुआ, तो कहना 1508 में ये हुआ था। सही है, तो चोल का युद्ध में क्या होता है, पुर्तगाली हार जाते थे और नेतृत्व कौन करता है पुर्तगालियों का? इसका नाम याद रखना, अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा। इससे अलग जो चीजें दी गई हैं, देखो अन्य युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहाँ से इतिहास बदल जाता है बक्सर के युद्ध से। कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें कौन कौन लड़ते हैं, तो इसमें जो लड़ते हैं अंग्रेज और तीन भारतीय शक्ति। तीन कौन कौन? बंगाल, मुगल और अवध। और इसमें परिणाम क्या होता है, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। और अंग्रेज अब दो संधि करेंगे इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध से संबंधित है, तो कहना बक्सर के युद्ध से। और बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्तियां हार जाती है, बंगाल, अवध और मुगल। उसके बाद बात कर लेते हैं बेदरा के युद्ध। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो बेदरा का युद्ध याद रखना 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। ये अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया। इसमें डच इतनी बुरी तरह हार जाते हैं कि परास्त हो जाते हैं पूरी तरह से, और ये चले जाते हैं इंडोनेशिया। और इसी कारण इंडोनेशिया का प्राचीन नाम आता है डच ईस्ट इंडीज। क्लियर, क्योंकि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से डच हारने के कारण कहाँ चले जाते हैं, तो याद रखना इंडोनेशिया चले जाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बांडीवास का युद्ध, ये किस किस के बीच लड़ा गया था? फ्रांस और ये अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और बांडीवास के युद्ध में किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और ये कभी फिर भारत में अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाते हैं फ्रांसीसी। किस युद्ध के बाद? बांडीवास के युद्ध के बाद। उससे अलग जो आपको याद रखना है कि बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कहना कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, 1756 से 1763 तक, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध के मध्य लड़ा गया बांडीवास का युद्ध। क्लियर है। और इस युद्ध में कर्नाटक के तृतीय युद्ध में एक संधि होती है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कौन सी युद्ध से संबंधित हो? कहना कर्नाटक के तृतीय युद्ध। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? बांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। सही, और ये सिमट कर रह जाते हैं आपके पांडिचेरी तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता पहला गवर्नर, तो हो जाता हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। लेकिन यहाँ पूछा है वास्तविक, तो वास्तविक कौन होगा? अल्बुकर्क होगा। अगर पहला अल्मेड़ा, वास्तविक अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क को जो वास्तविक बोला जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ही वो पहला व्यक्ति है जो भारत में 3D मॉडल स्थापित करेगा। कौन सा मॉडल? 3D मॉडल, अर्थात गोल्ड और ग्लोरी का। सही है, अल्बुकर्क 3D मॉडल स्थापित करता है। और ये भारत में मंदिर और मस्जिद तोड़ने की अनुमति दी गई है। तो मंदिर और मस्जिद तोड़ने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो कहना अल्बुकर्क द्वारा दी गई थी। इससे अलग जो इसका फैक्ट आता है, भारतीय महिला से विवाह की पद्धति किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये भी अल्बुकर्क द्वारा प्रारंभ की गई है। उसके बाद भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करना, भारतीयों को सेना में शामिल करने की पद्धति किसके द्वारा चलाई गई है? ये भी अल्बुकर्क द्वारा ही चलाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अल्बुकर्क का, मलक्का जो आपका इंडोनेशिया में है। और उसके बाद हारमुज जो ईरान और इराक के बीच में आता है।
इन दोनों बंदरगाहों पर अधिकार कर लेता है अल्बुकर्क। उससे अलग जो आपको याद रखना है कि अल्बुकर्क को भारत में राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। किस व्यक्ति को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है? तो कहना अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र, मतलब जो इनके पास उस समय का क्षेत्र था केरल, उसमें क्या कर देते हैं, ये सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? किस पुर्तगाली गवर्नर जो द्वारा किया गया? तो कहना अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है? तो कहना राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी से बोला जाता है। जबकि जब हम सती प्रथा के बारे में हम पढ़ते हैं तो सती प्रथा के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और सती प्रथा कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? 17 धारा के अंतर्गत। तो भारत से हमेशा के लिए जो सती प्रथा समाप्त की गई है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा समाप्त की है। कब? 1829 में। सही है। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लेकिन एक पुर्तगाली भी था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था, उसका नाम याद रखना, अल्बुकर्क है, और इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। इस कारण अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला गया है। और ये आगे चलकर बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा भी छीन लेता है। सही है। और बाद में दूसरी राजधानी गोवा बनेगी पुर्तगालियों की। आगे दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। जितने ही फैक्ट होंगे बोल दिए जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एक बार पढ़ लो और बच के बाहर चला जाए। आगे देखो नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सर्वप्रथम कोच्चि को अपनी राजधानी बनाया था? इनकी पहली राजधानी है पुर्तगालियों की कोच्चि। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखना अल्फांसो डी अल्मेडा द्वारा बनाया गया है। कब बनाते हैं ये इसे राजधानी? तो याद रखना स्थायी राजधानी बनाई जाती है 1505 में। उसके बाद 1530 में राजधानी अपनी ट्रांसफर करेंगे गोवा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजिल फोर्ट नामक किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण किला है, एग्जाम में पूछा गया है। सेंट एंजिल फोर्ट का किला किसके द्वारा बनाया गया था? सेंट एंजिल फोर्ट का किला बनाया गया था अल्फ्रांसो डे अल्मेडा के द्वारा। सही है। और अगर पूछा जाए सेंट एंजिलो फोर्ट का किला स्थित कहां पर है? तो कहना केरल में स्थित है, केरल के कुन्नूर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट, अल्बुकर्क तो बोलते हैं पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए रॉबर्ट क्लाइव से, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव, ये इतना आसान नहीं है। अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव कब पहली बार गवर्नर बना था? तो कहना 1757 में बना था। और दूसरी बार अगर पूछा जाए कब बना है तो कहना 1765 में बना है। ये ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार गवर्नर बना है। और रॉबर्ट क्लाइव को ही हम क्या बोलते हैं? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहना रॉबर्ट क्लाइव। कितनी बार गवर्नर बना था? कहना 2 बार। सही है। जब दूसरी बार गवर्नर बनता है तो ये क्या लगा देता है बंगाल में? सभी को पता है, द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब लगाया गया? जब दोबारा गवर्नर बनता है। सही है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? कहना रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। सही। प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गोवा में सर्वप्रथम चर्च का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चर्च आ जाए या चर्च की शैली आ जाए, गोथिक शैली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कहना पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा थी? वो भी पुर्तगाली है। सही है। आगे दे रखे सब क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बच के जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया, भारत भेजे गए दूसरे वायसराय अल्बुकर्क किस वर्ष भारत आए थे? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्मेडा का कार्यकाल तो 1505 से 1510 तक अल्मेडा का। उसके बाद 1510 से 1515 तक कार्य हो जाएगा अल्बुकर्क का। तो ये कब आया? 1510 में आया था। इसे ही वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है?
तो गोवा को शामिल करने वाला क्या ना, अल्बुकर्क है। गोवा को शामिल करने वाला पहला अल्बुकर्क है। जबकि अगर बात करते हैं कि गोवा को राजधानी बनाने वाला, तो कहना नीनू दे कुन्हा है। ये कब 1530 में राजधानी बनाएगा गोवा को, और फिर गोवा 1961 तक, कब तक, 1961 तक पुर्तगालियों की राजधानी बनी रहेगी। जबकि पहली राजधानी क्या थी इनकी, पहली राजधानी कोच्चि और दूसरी गोवा है। सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1510 में अल्बुकर्क से गोवा किसने छीना था? बात कर चुके हैं, उड़ा सकते हो आप इसे। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से अल्बुकर्क गोवा छीन लेता है। जबकि 1530 में नीनू डी कुन्हा गोवा को राजधानी बनाएगा। सही है। गोवा से क्वेश्चन है, याद रखना। उसका देखो, निम्न में कौन सा कथन गोवा के संबंध में सही है? कथन दिए गए हैं, कथन को पढ़ना है। कथन देखते हैं। पहला कथन जो दिया गया है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगालियों से आजाद करा दिया गया। बिल्कुल सही है कि गोवा को कब आजाद करा दिया गया, 1961 में आजाद करा दिया गया। इस प्रकार उपयुक्त ए और बी दोनों कथन सही है। दोनों कथन दिए गए हैं कि हाँ, अल्बुकर्क द्वारा अधिकार कर लिया गया था और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया। उसके बाद जो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1962 में एक संविधान संशोधन होता है हमारा, 12वां संविधान संशोधन। क्लियर है। तो 12वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1962 में। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सही है। तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 1962 में। किस संशोधन द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट 1987 में हमने 56वां संविधान संशोधन किया और गोवा को स्वतंत्र अपना 25वां राज्य बना दिया गया। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जबकि 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को अपना 25वां पूर्ण राज्य बनाया है। सही है। तो गोवा पर किसका अधिकार रहा अंत तक, तो कहना पुर्तगालियों का। और आपको यह भी याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का कभी अधिकार नहीं रहा, तो वो भी आपका गोवा ही होगा। क्लियर है। ये दोनों संशोधन अपना याद रखना और गोवा की आजादी तक की चीजें याद रखनी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुष से भारतीय स्त्रियों के विवाह की नीति चलाई थी? विवाह पद्धति और भारतीयों को शामिल करने की जो नीति चलाई गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी, अल्बुकर्क द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेवराय जी के साथ घोड़े का व्यापार करता था? बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना कि कौन सा वो व्यक्ति था जो कृष्णदेवराय के साथ घोड़ों का व्यापार करता था। इसका आंसर है आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वो गवर्नर था जो बीजापुर के शासक, हाँ, जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ घोड़े का व्यापार करता था। तो कृष्णदेवराय के बारे में याद रखना कि ये कहां के राजा थे, तो याद रखना विजयनगर के ये शासक थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कृष्णदेवराय किस वंश के थे, तो वंश का नाम याद रखना, ये तुलुग वंश के थे। उससे अलग इनका उपनाम पूछा जाता है, तो इनका उपनाम याद रखना, इन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेवराय का उपनाम भी आता है ये आंध्र भोज। उसके बाद नेक्स्ट इनकी महत्वपूर्ण कृति क्या है जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद इनकी प्रमुख रचना है कृष्णदेवराय की। ठीक है। तो कृष्णदेवराय से बनने वाले क्वेश्चन भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G मॉडल, इसके बारे में बात कर चुके हैं, 3G हो या 3D मॉडल की नीति चलाई थी? पहला क्या है, गोड मतलब
भगवान, सही है। उसके बाद गोल्ड मतलब सोना और व्यापार, उसके बाद ग्लोरी मतलब वर्चस्व। तो 3G याद रखना मॉडल की नीति, गोल्ड गोल्ड और ग्लोरी की नीति किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई थी अल्बुकर्क द्वारा, और यही पहला वास्तविक था जिसने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अर्थात कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, उसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन। तो गोवा को आजादी दिलाने में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था। ये 1940 से प्रारंभ हुआ था, 1961 तक चला था। सही, तो 21 वर्षों तक चला है। याद रखना कि गोवा को आजाद कराने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था। सही है। गोवा के बारे में याद रखना कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? कहना 12वां। और किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया? कहना 56वें। दोनों संशोधन आते हैं, इससे याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट का अड्डा किसके द्वारा बनाया था? इसके बारे में बात कर चुके थे हम कि लूटपाट का अड्डा कौन बनाता है। तो ये कहना पूर्वी तट पर हुगली नदी को लूटपाट का अड्डा किसके द्वारा बनाया गया था? कहना पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। और लूटपाट के अड्डे के जो इनका वर्चस्व था उसे समाप्त कर देता है कौन? तो याद रखना शाहजहां इनके लूटपाट के अड्डे को समाप्त कर देता है। अगर पूछा जाए कब, तो 1632 में इसे ये समाप्त कर देता है। तो याद रखना पुर्तगालियों ने कहां पर अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था? पूर्वी तट पर। तो उसका आंसर होता है हुगली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजधानी कब, मतलब 1530 में राजधानी बनाने वाला कौन है? तो कहना नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा है जो राजधानी बनाता है। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि गोवा किसके द्वारा जीता गया था, तो हो जाता अल्बुकर्क द्वारा। अल्बुकर्क द्वारा गोवा को जीत लिया जाता है, जबकि नीनो डी कुन्हा द्वारा गोवा को राजधानी बना दिया जाता है। और गोवा अब राजधानी बना रहेगा 1961 तक। सही है। नीनो डी कुन्हा से एक अन्य क्वेश्चन आता है कि मुगल दरबार या बाबर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम याद रखना नीनो डी कुन्हा था। और बाबर इसका विवरण अपनी आत्मकथा में किस नाम से करता है? अनवर नाम से करता है। क्लियर है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में अनवर जो नाम दिया है वो किसका है? तो कहना पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा का है। सही है। और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, नीनो डी कुन्हा ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? पहला दिया गया बेसिन, उसके बाद द्वीप पर अधिकार, उसके बाद दमन पर अधिकार, उसके बाद उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। नीनो डी कुन्हा ने इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सही है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, या यूरोपीय व्यक्ति जो थे कौन थे? सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली कब आए? 1498। सबसे बाद में जाने वाले कौन पुर्तगाली कब गए? 1961। जब ये आए थे तो इनका पहला गवर्नर कौन था? तो उसका नाम याद रखना अल्मेड़ा। और जब ये जाएंगे इनका अंतिम गवर्नर कौन होगा? उसका नाम याद रखना मैनुअल सिल्वा। मैनुअल सिल्वा पुर्तगालियों का भारत में अंतिम गवर्नर है। और ये कब तक रहता है ये आप याद रखना, मैनुअल सिल्वा 1958 से 61 तक, जब तक पुर्तगाली जाते हैं। ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत तक ये पुर्तगालियों का गवर्नर रहता है। तो पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर मैनुअल सिल्वा, पहला आए तो अल्मेड़ा, और वास्तविक आएगा तो अल्बुकर्क। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? अर्थात मुद्रा बनाने की जो फैक्ट्री थी, मुद्रालय किनके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। भारत में मुद्रालय कौन लाए थे? तो कहना पुर्तगाल। उसके बाद नेक्स्ट पुर्तगाल जो लाए हैं अन्य चीजें, भारत में जहाज
निर्माण का कार्य किनके द्वारा लाया गया है? पुर्तगालियों द्वारा। उसके बाद भारत में तंबाकू की खेती किसके द्वारा आई थी? तो ये भी आपका पुर्तगाली है। भारत में आलू किसके द्वारा लाए गए हैं? ये भी पुर्तगाली है। और भारत में पपीता किसके द्वारा लाया गया था? पपीता, अनानास, ये भी पुर्तगाली है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए हैं? तो ये भी पुर्तगाली लाए हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखना। जहाज निर्माण का कार्य, तंबाकू, आलू, पपीता और अनानास, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस। उससे महत्वपूर्ण जो आपको चीज याद रखनी है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में तंबाकू की खेती को अनुमति देने वाला अर्थात प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो ना याद रखना, हुमायूं है। अगर पूछा जाए कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला, तो जहांगीर। क्लियर है? भारत में तंबाकू शुरू करने वाला राजा हुमायूं और प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर है। बाकी तंबाकू लाए कौन थे हमारे यहाँ? पुर्तगाली। क्वेश्चन क्या था? मुद्रालय किनके द्वारा लाए गए हैं? पुर्तगाली। चर्च की प्रथा भी यही लाए हैं और चर्च की जो शैली है वो भी पुर्तगालियों द्वारा ही लाई गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? तो याद रखना 1508 में गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, ये आपका पुर्तगालियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है। उसके बाद भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कहां स्थापित की गई थी? प्रिंटिंग प्रेस का चलन किसके द्वारा आया है भारत में? तो पुर्तगालियों द्वारा। चर्च की शैली पुर्तगालियों द्वारा। लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाई गई थी? तो इसका आंसर आपका गोवा है। भारत में सर्वप्रथम कालीकट एवं गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम इन्हें रिपीट कर चुके हैं। जहाज निर्माण का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो ये भी आपका पुर्तगालियों द्वारा। लेकिन कहां था? कालीकट और गुजरात के तट पर था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत, गोथिक होती है चर्च बनाने की शैली, किनके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो चर्च आय या चर्च बनाने की शैली आप बिल्कुल उड़ा देना, पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, एस्टाडो द इंडियन क्या थी या क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। एस्टाडो द इंडियन क्या थे या क्या थी? तो ये याद रखना, ये क्या थे भैया? एक पुर्तगाली सेना थी जिसे किस नाम से जानते हैं? एस्टाडो दे इंडियन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा टैक्स वसूला था? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर के स्वामी बन गए थे इन्होंने। आपका हिंद महासागर में कौन सा टैक्स वसूला था? पहला क्या है? कारतेन, उसके बाद जजिया, उसके बाद खराज, या इसमें से कोई नहीं। तो देखो ये दोनों कर तो मुस्लिम कर हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के बाद कौन सा कर लगाया था? तो याद है, कारतेन नामक कर लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा शहर दहेज के रूप में दिया था? अर्थात ऐसा शहर जिसे दहेज का शहर कहा जाता है। सही है। जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है तो पुर्तगाली दहेज के रूप में मुंबई को दे देते हैं। मुंबई को दहेज का शहर भी कहा जाता है। अब मुंबई के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है कि पूछा जाता है मुंबई का संस्थापक, तो याद रखना ओंगियार या गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का संस्थापक कहा जाता है। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो द्वीप का नाम याद रखना, मुंबई सालसुट द्वीप पर स्थित है। उसके बाद अगर पूछे मुंबई के पास कौन सी नदी बहती है तो उल्हास नदी मुंबई के पास बहती है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद मुंबई को किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, अर्थात भारत के प्रवेश द्वार के लिए मुंबई को जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो याद रखना 1911 में बनाया गया था, जिस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज
पंचम और पत्नी मैरी तीसरे दिल्ली दरबार के लिए आए थे। उस समय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, 1911 में। किसके स्वागत में? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये मुंबई से चीजें याद रखना कि संस्थापक ओंगियार कौन से द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर कौन सी नदी बहती है, उल्लास, और किस लिए प्रसिद्ध है, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। इससे अलग जो आपको याद रखना है, एलिफेंटा तथा कन्हेरिया। एलिफेंटा और कन्हेरिया की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कहना ये भी मुंबई में स्थित है। इसलिए मुंबई को जाना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, एलिफेंटा और कन्हेरिया की गुफाओं के लिए। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि ये जो इनके राजा के विवाह हुआ था राजकुमारी कैथरीन से, तो विवाह कब हुआ था? तो याद रखना, तो विवाह हुआ था 1661 में हुआ था। 61 में मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये जो ब्रिटेन के राजा होते हैं, नाम क्या है, चार्ल्स द्वितीय, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में ये राजा मुंबई सौंप देता है। तो मुंबई राजा को तो मिला था दहेज के रूप में, लेकिन राजा बाद में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। तो दोनों सन याद रखने हैं, दहेज के रूप में कब मिला था 1661 में, और कब राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता 1668 में। मुंबई के बारे में, दहेज का शहर मुंबई। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सारी चीजें मिलेंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला, दिया गया है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? इसमें तमिल, बेद्दा या गुर्धेर दिया गया है। तो याद रखना इन्हें किस नाम से जाना जाता था? जो डच और पुर्तगालियों के उपनिवेशवादी थे, इन्हें गुर्धेर के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट आने वाला है जल्दी।